Hello students, welcome to class 10th and today we will start our new chapter संघवाद। हमारा जो न्यू चैप्टर है सिविक्स का, यानी कि हम अपनी पॉलिटी जो है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं संघवाद। तो देखते हैं कि संघवाद किस प्रकार का जो था शासन व्यवस्था थी, इसमें मतलब किस प्रकार की शासन व्यवस्था आती है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो शासन व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रकार की जो है शासन प्रणाली के विषय में बताया गया है। एक है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संघीय शासन प्रणाली। तो देखिए, हमने एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में हमने श्रीलंका में पढ़ा था कि किस तरह से जो श्रीलंका में जो है एक ही जो सरकार है, जो केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। इसका जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें श्रीलंका में देखने को मिलता है, जैसा कि हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो वहाँ पर है सिंगली समुदाय का दबदबा था और जो सरकार थी, क्योंकि देखिए जिस देश में जिस भी समुदाय का दबदबा होता है, जो बहुसंख्यक होते हैं, वे हमेशा क्या होता है सरकार में जो है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, ये चीज़ें हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है कि किस तरह से जो है सिंगली समुदाय था, बहुसंख्यक था, और किस तरह से जो है सिंगलियों की जो भाषा थी उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था। नौकरियों में भी जो है उनको प्राथमिकता दी गई थी और उनके जो धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो क्योंकि जो है सारे जो शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास होती है, क्योंकि देखिए जो बहुसंख्यकवाद है उसका हम सरकार पर भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव हम देखते हैं, और जहाँ पर जो केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जो है एकल शासन प्रणाली मानी जाती है। तो देखिए, इसके विपरीत हम देखते हैं संघीय शासन प्रणाली, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो है संघात्मक रूप से जो है शासन किया जाए, यानी कि सारी शक्ति एक के पास ना रख करके जो है शक्तियों का बंटवारा हो। तो ये हमने देखा था बेल्जियम में। बेल्जियम इसका बहुत बढ़िया उदाहरण था, तो हमने अपनी जो है लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था इसे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर संघीय व्यवस्था जो है इसमें दो स्तर की जो सरकारें होती हैं। वैसे तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि सरकारें तीन स्तर की होती हैं। एक तो हमारी राष्ट्रीय सरकार और दूसरी है हमारी राज्य सरकार, या हम इसे प्रांतीय सरकार भी कहते हैं, और इसके बाद है स्थानीय सरकार। तो देखिए, जो राष्ट्रीय सरकार है ये पूरे देश के लिए होती है और ये पूरे देश को देखती है, और ये क्या होता है राष्ट्रीय महत्व के विषय में सोचती है। इसके बाद आता है राज्य या प्रांत स्तर की जो सरकारें होती हैं। दोनों स्तर की जो सरकारें हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के काम करती हैं, यानी कि जो है प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार है इनकी अपनी अलग जिम्मेदारी होती है, ये भी स्वतंत्र होती है, और जो राष्ट्रीय सरकार है ये भी स्वतंत्र होती है। तो इसके बाद देखिए कि केंद्र और जो राज्य सरकारें होती हैं इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है ये हर संघीय सरकार में अलग अलग प्रकार का होता है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो संघीय शासन व्यवस्था है आम तौर पर दो तरीक़ों से गठित होती है। ये देखिए, वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, ये देखिए, दो या दो से अधिक देशों में जो कि स्वतंत्र हों इन्हें एक साथ लाकर बड़ी इकाई बना दें, तो ये जो है पहला तरीका होता है संघीय शासन व्यवस्था का। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जैसे ये जो है कई स्वतंत्र देशों का जो है समूह है यहाँ पर संघीय जो सरकार है। इसका एक अच्छा उदाहरण जो है ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राज्य सरकार अधिक जो है ताकतवर होती है। तो हमारा इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दो स्तर की जो सरकारें हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इसके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ जो सरकारें हैं दो या दो से अधिक स्तर वाली होती हैं। तो अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और
प्रशासन का अपना जो है, उनका अपना अपना जो है अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए जिस तरह से जो राष्ट्रीय सरकार है उसके पास भी वो पूरे देश को ही देखती है। तो देखिए जो संविधान है हमारा, संविधान में प्रत्येक क्षेत्र की या प्रत्येक स्तर की जो सरकार होती है उसका जो अधिकार क्षेत्र होता है ये उसमें वर्णित होता है। इसीलिए जो संविधान है सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और जो है प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है, यानी कि हर प्रकार की जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी देती है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो इसी में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहायता से या सहमति से होती हैं। देखिए अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं, जैसे राष्ट्रीय सरकार है, राज्य सरकार है या स्थानीय सरकार है, इन सरकारों के बीच में जो अधिकारों के प्रति जो वाद विवाद की जो स्थिति है उसको कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है, यानी कि उसके जो अगर यदि उन्हें अधिकारों से संबंधित या जो उनके अधिकार क्षेत्र हैं उनसे संबंधित यदि कोई परेशानी होती है तो जो ये वाद विवाद है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है सुलझाया जाता है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो संघीय शासन व्यवस्था है तो उसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में जो है वो दोहरे उद्देश्य होते हैं। इसमें मतलब देश की एकता और सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, यानी कि देश की एकता और अखंडता को भी किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे, उसकी सुरक्षा बनी रहे और साथ में जो है उसका विकास होता रहे। इसके साथ साथ ही जो क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना, यानी सभी क्षेत्र, क्योंकि देखिए संघीय शासन व्यवस्था में मैंने आपको पहले बताया था जिस तरह से मान लें अगर भारत का उदाहरण ले, भारत में क्या है विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न जो है राज्यों में देश बटा हुआ है, तो उसकी विविधता का भी पूरा सम्मान करना, और इसी कारण यहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था लागू है। तो देखिए आप ये सारी वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको जो है जो छोटे मोटे आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद के जो हम नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।